कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आद्रिक ने अच्छ को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया तो कासवी ने अच्छ को उसे थमाया और कुछ सोचते हुए बड़ी ही उम्मीद से आद्रिक से बोल उठी, मैं अच्छ को भी ले जाऊं अपने साथ। उसके इस सवाल पर आद्रिक एकदम गंभीर हो उठा। बिल्कुल भी नहीं, कहीं नहीं जाएगा ये यहाँ से। उसकी बातों में सख्ती भी थी, एक डर सा बैठ गया था उसमें जब से उसने स्नेहल को खोया था। अब कोई उसका अपना बचा था तो बस उसका बेटा, उसका अच्छे ही तो था और उसे लेकर वो कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता था इस बार। कासवी बोली, लेकिन ये भी तो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। आद्रिक बोला, मेरा बेटा है और मैं संभाल सकता हूँ, उसने बोला और अच्छ को लेकर बाहर निकल गया। उसकी ये बात आज कासवी को चुभी भी थी। भले ही अच्छ उसका बेटा नहीं था, लेकिन वो उसे अपने बच्चे सा प्यार करने लगी थी। उसकी माँ तो बन चुकी थी ना वो। अगले दिन सुबह आद्रिक के पास ही अच्छ सोया हुआ था। जब आद्रिक की नींद खुली, अच्छ को उठाकर उसने अपने पेट पर सुला लिया। जो कुछ कुनमुना रहा था, आज अगर स्नेहल होती तो कितनी खुश होती। उनकी हैप्पी फैमिली होती। कासवी, जिसे रात को मुश्किल से ही नींद आई थी, उसने आद्रिक के रूम में झांका और धीमे कदमों से उनके पास आई। आद्रिक जो जाग ही रहा था, बस आंखें मूंदे लेटा था। उसने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा तो वो कुछ हड़बड़ा गई। कुछ चाहिए? वो अच्छू, मिन शाम तक मुझे जाना है तो थोड़ी देर उसको खिला लूँ और आप केयर टेकर को बुला लीजिए 7 बजे तक, ताकि मैं भी देखूँ वो कैसे ध्यान रखती है इसका। और मैं अच्छू की ज़रूरत का सारा सामान भी लाकर रख देती। आप तो चले जाते हैं, फिर मैं मार्केट भी नहीं जा पाती सामान लाने। वो बोली ही थी कि अच्छ ने जम्हाई लेकर आंखें खोल दी और आद्रिक के सीने पर सिर टिकाए ही कासवी की तरफ देखा और टिमटिमाती आंखों से होठों को फैलाकर मुस्कुराने लगा। वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं था कि उठते ही रोने लगे, बस भूख लगने पर ही रोता था। फ़ोन दीजिए आप अपना, अचानक ही वो बोली तो आद्रिक ने कुछ हैरानी से उसकी तरफ देखा। दीजिए ना, वो जल्दी से बोली और फिर उसके कुछ कहने से पहले ही लपक कर आद्रिक का फ़ोन उठा लिया। वो उठने लगा कि वो बोल पड़ी, रुकिए, ऐसे ही रहिए, देखिए अच्छू फर्स्ट टाइम इतना खुश है, हंस रहा है, इसकी आपके साथ पिक्स क्लिक करती हूँ। कहते हुए वो आद्रिक और अच्छ की फ़ोटोज़ लेने लगी। अरे यार, वो अच्छ को अपने ऊपर से उठाकर साइड में लिटाया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्योंकि अच्छ ने आद्रिक के पेट पर ही सूसू कर दिया था। तो इसलिए ही आपको इतनी हंसी आ रही थी डैडा को गिला करने के लिए, वो अच्छ को देखता हुआ बोला। तो वो और तेज मुंह फैलाए हंसने लगा। उसके साथ ही कासवी भी मुंह दबाए हंसे जा रही थी। आद्रिक ने उसे घूर कर देखा तो वो अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप हो गई। वो उठकर वॉशरूम में चला गया। इसके जाते ही कासवी अच्छ के बगल में बिस्तर पर लेट गई। वाह मेरे शेर, आज तो आपने मासी को खुश कर दिया। ऐसे ही आप इनको परेशान किया करो, ओके बेटू, वो उसके गालों को चूम कर बोली और फिर उसे चेंज कराने लगी। ये लड़की मेरे बच्चे को पूरा अपनी तरह ही खुरापाती बना रही है। आद्रिक वॉशरूम से बाहर आते हुए उसकी बात सुनकर खुद में ही बोला। करीब 8 बजे केयर टेकर आ चुकी थी, जो कि एक अधेड़ उम्र की महिला थी। 55 या 60 के करीब होगी उनकी उम्र और उनका नाम उषा था। कासवी, ये उषा जी हैं। ये आद्रिक ने उनका इंट्रो कराया और किचन में ब्रेकफास्ट बनाने चला गया। कासवी उनसे बात करने लगी, मौसी, वैसे तो मेरा अच्छू बहुत समझदार है, लेकिन ज़िद्दी भी बहुत है वो, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा इसका। इसका दूध, इसका नहाना, हर चीज़ का एक शेड्यूल है और टाइम पर ही काम होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। वरना इतना छोटा है, ठंड गर्मी भी लग सकती है, वो उन्हें बता रही थी। इतनी समझ है बिटिया, कई बच्चों को पाला है मैंने, लेकिन तुम्हें अपने बेटे की इतनी फिक्र है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। चिंता मत करो, कोई मौका नहीं दूंगी मैं शिकायत का, आपके बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। वो मुस्कुराते हुए अच्छ को देखकर बोली, जो पालने में लेटा हुआ खेल रहा था। बेटू देखो मौसी, अब से यही आपका ध्यान रखेंगे, इनको परेशान बिल्कुल भी मत करना। वो अच्छ को लेकर आई और उन्हें मौसी से मिलाते हुए बोली। उसका गला भर आया था। इतना बोलने में ही आंखों में आंसू आने को बेताब थे। अच्छ को छोड़कर जाने का ख्याल भी उसे तड़पा जाता था।
लेकिन उसकी खुद की पढ़ाई और फैमिली भी थी, हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती थी। वो और प्रतिमा जी भी तो बार बार कह रही थी कि वो चली आए। शाम को वो काशवी को स्टेशन छोड़ने आया था। जाते हुए वो बहुत रोई थी। स्नेहल दी की भी बहुत याद आई थी उसे। जाते जाते और तो छूट ही रहा था, वो रोते हुए आद्री के सीने से लग गई थी। जीजू दी क्यों चली गई हमें छोड़कर? उनकी बहुत याद आती है। वो तो कहती थी कि हम सबसे बहुत प्यार करती हैं, फिर क्यों हमें अकेला कर दिया? हमारे अच्छू का भी ख्याल नहीं हुआ उन्हें। उस दिन अच्छू भी उन्हें रोक रहा था, लेकिन वो फिर भी गई मंदिर, वो भी अकेले। चुप, ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटा, और कई बार वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। वो भी देखना चाहते हैं कि हम किस हद तक दर्द झेल सकते हैं। उनसे नहीं देखी गई हमारी खुशियाँ। वो उसका सिर सहलाते हुए बोला। हालांकि आंखें तो उसकी भी भर आई थी। आराम से जाना, और कोई दिक्कत हो तो कॉल कर सकती हो। तुम्हारी दी को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन उनका फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगा मरते दम तक। आद्रिक बोला तो काशवी उससे अलग हो हामी सिर हिलाई। आई एम सॉरी, मैंने हमेशा से ही आपको गलत समझा। इट्स ओके। अच्छू का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही आऊँगी उससे मिलने। इतना कहकर वो अपने सफ़र की ओर बढ़ गई। उषा जी भी दिन भर के लिए ही आने वाली थी, तो अब बस अच्छा और आद्रिक ही रह गए थे। सही मायने में अकेले तो वो दोनों आज ही हुए थे, वरना तो उनके साथ काशवी भी थी, लेकिन आज वो भी चली गई थी। और कोई किसी के लिए रुकता भी कब है? सबकी अपनी जिंदगियां भी होती है। काशवी रुकती भी तो कब तक, और उसे रोकने का कोई हक आद्रिक को भी नहीं था। शाम का समय। आद्रिक बिस्तर पर बैठा अपना काम कर रहा था। उसने अपने ऊपर लैपटॉप रखा हुआ था, और वहीं उसके बगल में ही अच्छ सोया हुआ था। आद्रिक ने उसके अगल बगल पीलो लगा रखी थी ताकि वो गिरे ना। उसकी नज़र अच्छ पर पड़ी तो वो उसे ही देखने लगा। वो अभी तक तो खेल रहा था, लेकिन अब रुआंसा होकर इधर उधर देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। हाँ, शायद माँ को। अच्छा बेटा, क्या हुआ? कुछ चाहिए मेरे बेटू को? किसे ढूंढ रहे हो? वो उसके माथे को चूम कर बोला। फिर साइड से अपनी और स्नेहल की पिक उठाई। ये देखो आपकी मम्मा, और मम्मा के पेटू में मेरा छोटा सा अच्छ था। मम्मा, डैडा, अच्छ तीनों साथ है ना इसमें? वो स्नेहल की फ़ोटो अच्छ को दिखाते हुए बोल रहा था। और वो छोटा सा अच्छ, जिसे कुछ समझ तो नहीं थी, लेकिन अपनी दोनों हथेलियों को एक में जोड़े मुंह में डालकर टुकुर टुकुर कभी आद्रिक को तो कभी उस फोटो को देखे जा रहा था। वो मुस्कुराकर फ़ोटो हाथ में लेना चाहा तो आद्रिक हल्का सा मुस्कुराया और वो फ़ोटो उसे पकड़ा दिया। अच्छ सीधे ही उस फोटो को मुंह के पास ले गया और उसे अपने होठों से छू रहा था। बार बार अपनी मम्मा को प्यार कर रहा था वो। मम्मी, आप यहाँ आ सकती हैं क्या? अच्छ की तबीयत खराब है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, बस रोए जा रहा है ये। फ़ोन के दूसरी तरफ से वो प्रतिमा जी से घबराया हुआ सा बोला तो वो भी तड़प उठी अच्छ के बारे में सुनकर। क्या हुआ उसे? क्यों रो रहा है इतना? मुझे नहीं समझ आ रहा मम्मी। दूध भी पिलाया था उसने तो पलट दिया। 2 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा। दवा लाई थी, उससे भी आराम नहीं है। आप परेशान मत होइए बेटा, ध्यान रखिए उसका। हम लोग पहुंचते हैं जल्दी ही। काशवी के जाने के दूसरे दिन से ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी और आद्रिक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने प्रतिमा जी को कॉल लगा दिया। शाम तक प्रतिमा जी काशवी के साथ आ चुकी थी। अच्छू, क्या हुआ मेरे बच्चे को? प्रतिमा जी उसे गोद में उठाते हुए पुचकार कर बोली। उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी इतना रोने से, और 2-3 दिनों में ही वो कमज़ोर सा हो गया था। वो जो बहुत मुश्किल से सोया था वापस से रोने लगा। मम्मी, आप अच्छू को मुझे दीजिए, मैं देखती हूँ। काशवी दूध का बॉटल लेकर आते हुए बोली। उसकी आवाज़ सुनकर ही अच्छ का रोना कम सा हो गया था। काशवी ने उसे लिया और कुछ मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। उसकी पीठ पर तेजी से हाथ फेरने लगी और बार बार उसे पुकारे जा रही थी। अच्छू, ऐसे कैसे इतना ज़िद्दी हो सकते हो आप? मासी को मिस कर रहे थे क्या बच्चा? वो प्यार से उसे सहलाते हुए बोले जा रही थी। अच्छ का रोना एकदम ही बंद हो गया, जो देख सब कुछ हैरान हुए। काशवी के पास जाते ही वो एकदम ठीक लग रहा था, उसका रोना भी रुक चुका था। मैंने किसी से बोला नहीं, लेकिन मुझे यही लगता था कि ये अपनी माँ से दूर हुआ है इसलिए रो रहा है। और देखो कैसे आपके पास आते ही चुप हो गया। बच्चे अपनी माँ की गोद को बखूबी पहचानते हैं।
और कोई कितना भी प्यार कर ले वो कमी तो नहीं पूरी कर सकता ना, उषा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, आप गलत समझ रही हैं, काशवी उसकी मासी है, प्रतिमा जी बोली। उषा जी बोली, माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था और जिस तरह दोनों का प्यार दिखा मुझे लगा उसकी माँ है। प्रतिमा जी बोली, दुर्भाग्य से मेरी बड़ी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, 2 महीने पहले ही हमें छोड़कर चली गई। तब से काशवी ने ही अच्छ को संभाला है, शायद इसलिए ही उससे इतना जुड़ गया है। काशवी अच्छ को दूध पिलाने लगी और वो पी भी रहा था। ये देखकर आद्रिक को भी बहुत हैरानी हुई, क्योंकि इससे पहले तो वो रो रहा था, बॉटल भी मुंह में नहीं लगा रहा था। वहीं ये सब देखकर प्रतिमा जी के मन में कुछ और ही बात आ गई। आद्रिक हाल में अकेला ही बैठा था कि प्रतिमा जी भी वहां आकर उसके पास बैठ गए। उसकी आंखों की लालिमा देख उन्हें बहुत दुख हुआ। आद्रिक बेटा, मम्मी आप कब आई? सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था, आद्रिक बोला। कोई बात नहीं बेटा, बस अभी ही आई हूँ। अच्छा एक बात बताओ आद्रिक बेटा, क्या सच में तुम मुझे मम्मी मानते हो? कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोली तो उसने सुनी आंखों से उनकी तरफ देखा। मेरे पास बचा ही क्या है, रिश्तों के नाम पर आप सभी हैं, वो भी मुझे मेरी स्नेहल की वजह से मिले हैं। वो तो नहीं है, लेकिन मुझे वो छोड़ गई। आप जैसे स्नेहल की मम्मी थी वैसे ही मेरी भी मम्मी है, मैं आपका आज भी उतना ही मान सम्मान करता हूँ। वो घुटनों के बल नीचे बैठता हुआ बोला और उनकी गोद में सिर रख लिया। प्रतिमा जी की आंखें भर आई, उन्होंने आद्रिक के सिर पर हाथ फेरा और बहुत हिम्मत करके बोली, फिर अपनी मम्मी की एक बात मान लो बेटा, दूसरी शादी कर लो। मम्मी, वो हैरानी से उनका चेहरा देखते हुए बोला, जैसे उसे बहुत बड़ा धक्का लगा हो। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब, स्नेहल को खो चुकी हूँ, लेकिन अपने और बच्चे को ऐसे जीते हुए तड़पता नहीं देख सकती। आप तो जैसे जीना ही भूल गए हैं, और अच्छ उसे भी कहाँ एक माँ का प्यार मिल पा रहा है। उसकी क्या हालत हो गई, काशवी के ज़ाते ही तुम्हें एक साथी और अच्छ को एक माँ का प्यार चाहिए। अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम दोनों। नहीं मम्मी, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। करना होगा आपको, अच्छ के लिए आपको दूसरी शादी करनी होगी। अपना ना सही उसका ख्याल कीजिए, सब छोड़कर एक बार उस मासूम को देखिए जो माँ के लाड के लिए तरस जाता है। आप काशवी से शादी कर लीजिए, क्योंकि किसी और के भरोसे मैं अपने नाती को नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी अच्छा और काशवी को एक दूसरे की आदत लग चुकी है, एक गहरा रिश्ता सा बन चुका है उनके बीच। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं? काशवी, उसकी उम्र कितनी है? महज 19 साल की है वो, और आप उसे एक शादीशुदा इंसान, एक बच्चे के बाप के साथ कैसे? मम्मी प्लीज़ ये सब सोचिए भी मत जो नहीं हो सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। तो फिर आप लड़की ढूंढ लाइए ऐसी जो हमारे अच्छ का इतना ख्याल रखे। एक बात याद रखिए, शादी आपको करनी होगी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। हमारी स्नेहल भी आपको और अच्छ को वैसे दुखी देखकर कभी नहीं शांत रह पाएगी। क्यों उसकी आत्मा को भी तकलीफ देना चाहते हैं? उनकी बात सुनकर दिल में एक तेज दर्द का एहसास हुआ, उसे आवाज़ मुंह में ही रह गई, कुछ बोल ना सका वो। बस वहाँ से उठकर सीधा घर से बाहर निकल गया, कुछ पलों के लिए अपने आप को संभालने के लिए। वो जो मौत होती है ना, उसका दर्द बहुत कम होता है उस दर्द से जो किसी के मरने के बाद दूसरे को आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है। वो जो आपकी ज़िंदगी रहा हो, उसकी यादों को भी मिटाना कहाँ आसान होता है। कहाँ आसान होता है अपने हमसफ़र की जगह भी किसी और को दे देना। वो जितना तेज हो सकता था उतना तेज चिल्लाया उस सूनी पहाड़ी पर पहुंचकर, और अपने सिर को दोनों हाथों में छुपाए घुटनों के बल बैठ गया। आंखों में जितना सूनापन था उसकी चीख में उतना ही दर्द, आंखें नहीं संभाल पा रही थी। इन समंदर भर आंसुओं को दिल नहीं झेल पा रहा था। उस दर्द को शायद इसी का परिणाम था कि वो झूलता हुआ पीछे को गिर पड़ा। कुछ फैसले हमारे लिए मौत से भी बढ़कर होते हैं। कहते हैं ना, जाने वाला चला जाता है हर चिंता छोड़कर, लेकिन जो जिंदा होता है वो झेलता है हर दर्द को। आज पहली बार शायद आद्रिक के मन में ये ख्याल आया था कि अगर अच्छ ना होता तो वो मर तो सकता था, इसी वक्त वो जान दे देता अपनी, लेकिन वो जाने से पहले उसकी मौत का भी हक छीन चुकी थी। उससे उसे तो अब हर हाल में जीना था।
कोई आकर देखे, काशिक पागल हुआ है, मरने की आश लगाए वो हर पल जी रहा है। एक दर्द तन्हाई का सहा नहीं जाता, मौत भी नहीं लग रही अब तो उसे गले। कौन कहता है इश्क में दर्द नहीं होता। मम्मी, जीजू कहीं गए हैं, दिख नहीं रहे कब से। आपको बताया था कुछ कि कब तक आएंगे? काशवी ने अपनी मम्मी से पूछा। रात के खाने का वक्त हो गया था और आद्रिक अभी तक नहीं आया था। वो अभी प्रतिमा जी से कह ही रही थी कि तब तक वो आ ही गया। काशवी, जीजू आ गए आप? जल्दी से हाथ मुंह धुल लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ सबके लिए। आद्रिक बोला, तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। काशवी बोली, लेकिन आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे कैसे चलेगा? आप अपना तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखते। वो बोली तो प्रतिमा जी मुस्कुराई। उन्होंने नोटिस किया था स्नेहल के जाने के बाद से काशवी बस अच्छ का ही नहीं आद्रिक का भी ख्याल रखती थी। आद्रिक ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा, सीधे कमरे की तरफ बढ़ गया जहां अच्छ था। मम्मी, कुछ हुआ है क्या? वो अपनी सवालिया नजरें अब प्रतिमा जी पर टिकाते हुए बोली। हुआ कुछ नहीं, होने वाला है। क्या? तुम्हारी और दामाद जी की शादी? मम्मी, वो चीखी। तुम दूर रहना चाहती हो अपने अच्छे से, उसे बिन माँ के देखना चाहती हो? उन्होंने बहुत ही आराम से कहा। तो उसने अपनी आंखें मूंद ली। पर मम्मी, मैं कैसे? मैं जीजू से नहीं। मैं अच्छू के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अपनी दी की जगह जीजू या अच्छ की लाइफ में लेना तो बहुत दूर की बात है। मैं सोच भी नहीं सकती। वो भावुक होते हुए बोली। और मैं ऐसे भी तो अच्छे का ख्याल रख रही हूँ ना मम्मी, फिर इन सब की क्या ज़रूरत है? वो फिर से बोली। तो प्रतिमा जी ने प्यार से उसके गाल से हाथ लगाया। स्नेहल, मेरी भी कुछ लगती थी। तुम सबको जितना बुरा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा दर्द मुझे भी हो रहा है। लेकिन बेटा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हें उसकी जगह नहीं लेनी। बस दामाद जी को भी जीना सिखाना है, अच्छू को माँ का प्यार देना है। और जाते जाते स्नेहल, ये सारी जिम्मेदारी हमें ही तो सौंपी है ना बच्चा, उन्होंने रूधे गले से कहा। तो काशवी ने बहुत सोच विचार के बाद हाँ में सिर हिलाया। मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। जीजू को भी मना लूंगी और अपने अच्छू को भी बहुत प्यार दूंगी। कभी भी अपनी लाइफ उनके आगे नहीं रखूंगी। वो ही मेरे लिए सबसे पहले होगा और ये मेरा वादा है आपसे, वो दृढ़ता से बोली। कुछ देर बाद आद्रिक बालकनी में खड़ा सूनी आंखों से आसमान को देख रहा था। काशवी भी आकर उसके पास खड़ी हो गई। क्या देख रहे हैं? अपनी सूनी किस्मत। जीजू, आद्रिक ने उसकी तरफ नज़र घुमाई। क्या सोचा आपने शादी के बारे में? उसने बड़ी हिम्मत करके पूछा तो एक फीकी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। तुम क्या चाहती हो? उसने जवाब के बजाय सवाल ही कर डाला। मैं अच्छू और अपनी दी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं अपना 100% दूंगी हमेशा ही इस रिश्ते में। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मेरी तरफ से। उसकी बात सुनकर आद्रिक की नज़रें उसके चेहरे पर ही जम गई, जिससे वो कुछ हड़बड़ा सी गई। मेरे कहने का मतलब था कि मैं दी की जगह कभी भी नहीं लूँगी आपकी लाइफ में। दी सबसे पहले आती है ना आपके लिए, तो मैं उनका हक कभी नहीं मांगूंगी। और अच्छू को भी दी के बारे में बताऊंगी। बस जब तक वो छोटा है तब तक के लिए हम साथ हो जाते हैं ना, उसकी अच्छी परवरिश के लिए। वो उससे नज़रें चुराते हुए बोली। थैंक यू। अचानक ही आद्रिक की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। अच्छ के लिए इतना कुछ करने के लिए और शादी के लिए हाँ करने के लिए। ये सच है कि स्नेहल की जगह मेरी लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन मम्मी की बात भी ठीक है, अच्छ को तुम्हारी ज़रूरत है। तुमसे कुछ ही दिनों में वो इतना जुड़ गया है कि तुम्हारे जाते ही बीमार पड़ गया। मैं अपने बेटे को अब कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता और अपनी तरफ से उसे संभालने की भी पूरी कोशिश करूँगा। हम बस अच्छ के लिए ही ये शादी कर रहे हैं, जो कि बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। 3 साल तक हमें एक साथ रहना होगा, लेकिन बस पेरेंट्स के नाते। बाकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का किसी का हक नहीं होगा। अगर तुम आगे चलकर अलग होना चाहो या किसी से तुम्हें प्यार हुआ तो मैं खुशी खुशी तुम्हें आज़ाद कर दूंगा इस बंधन से भी, और तुम खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। उसने गंभीरता से कहा तो काशवी कुछ सोच में पड़ गई। उसके बाद सिर हिला दिया।
क्योंकि इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था उसके भी मन में। वैसे भी वो इस वक्त बस अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए ये सब कर रही थी। उसके बाद तो आद्रिक ने कह ही दिया है कि वो उसकी लाइफ में रोक टोक नहीं करेगा, वो जो चाहे कर सकती है। उसे इतनी छूट दे रहा है और क्या चाहिए, वो अपना करियर भी सेट कर सकती है बाद में। इसके अगले 2 दिन बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन ये डील वाली शादी थी। ये बात बस उसके और काशवी के बीच ही हुई थी। सबके लिए ये सामान्य शादी ही थी। और फिर प्रतिमा जी भी यहाँ से चली गई। काशवी ही थी आद्रिक और अच्छे के पास। आप रुकिए, ऐसे मत जाइए किचन में। काशवी ज्यों की किचन की तरफ कदम बढ़ाने को हुई, उषा जी ने उसे टोक दिया। लेकिन क्यों? उसने अचरज के साथ सवाल किया। बेटा, शादी के बाद अगले दिन पहली रसोई की रस्म होती है। आप पूजा पाठ करके ही सब शुरू करना ताकि सब अच्छा हो, वो उसे समझाते हुए बोली। वैसे भी आद्रिक का कोई अपना तो था नहीं जो कुछ बोलता, लेकिन यहाँ तो रस्म रिवाज जैसा उनके बीच कुछ था भी तो नहीं। बस एक जिम्मेदारी की थी शादी के तौर पर दोनों ने, लेकिन काशवी उनके सामने कुछ ना बोल सकी। वहीं आद्रिक जो फोन पर बात करता हुआ किचन में पानी लेने आ रहा था, उसकी आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य आ घूमे। स्नेहल और उसकी शादी के बाद उसने ही तो स्नेहल की हर रस्म को खास बनाया था, और वैसे ही उनकी पहली रसोई भी हुई थी। आद्रिक, मम्मी ने कहा था कि किचन में ऐसे ही मत चली जाना, पहले रसोई पूजन होता है, और यहाँ तो कोई और है भी नहीं। कौन कराएगा मेरी पहली रसोई? शादी की अगली सुबह स्नेहल तैयार हो रही थी। उसने आद्रिक से कहा तो आद्रिक ने पीछे से उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। मुझे नहीं लगता किसी का होना या ना होना मायने रखता है। मैं हूँ क्या इतना काफ़ी नहीं है? बस थोड़ी ही देर में आ जाना, जब तक मैं तैयारियां करता हूँ। ओके, वो प्यार से उसकी गर्दन पर होठों को फिसलाते हुए बोला। तो स्नेहल पलट कर उसके सीने पर हाथ रख उसे देखने लगी। वो थोड़ा सा मुस्कुराई और उसके होठों को चूम लिया। आद्रिक ने उसकी मांग में सिंदूर सजाया और गुनगुनाता हुआ बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब वो किचन की तरफ आई तो सामने का नज़ारा देखकर आंखें खुशी से फैल गईं। किचन में जहाँ चूल्हा रखा था उसके आसपास फूलों की पंखुड़ियों से सजावट हुई थी, और आद्रिक पूजा की थाल सजा रहा था। आई लव यू सो मच माई बेबी, कितने ज़्यादा स्वीट हो तुम, वो उसकी पीठ से लटकते हुए खुश होकर बोली। मैं आज तुम्हारी फेवरेट खीर ही बनाऊंगी, स्नेहल बोली। तो आद्रिक ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उससे रस्म कराने लगा। काशवी ने पूजा करके गाजर का हलवा बनाया था। उसे आद्रिक की पसंद नापसंद के बारे में कुछ खास मालूम नहीं था। वो रेडी हो रहा था कि वो रूम में ही उसके लिए हलवा लिए आई। जीजू, उसकी आवाज़ पर जैसे ही आद्रिक ने उसे देखा उसे कुछ अजीब हुआ। सॉरी, वो तुरंत ही सिर झुका ली। अब जीजू नहीं था, वो उसका पति था, नाम का ही सही। वो, मैंने ये हलवा बनाया है, उसने कटोरी सामने करते हुए कहा। उसे ज़्यादा कुछ आता तो नहीं था, लेकिन काम चलाऊं बना लिया करती थी, और आज बहुत मेहनत की थी उसने इस हलवे में, तो सबसे पहले उसे ही टेस्ट कराने लाई। आद्रिक बोला, रख दो, मैं खा लूँगा। और अच्छ कहाँ है? वो अपनी वॉच पहनते हुए ही बोला, उषा मौसी के पास। ओके, उसको टीका लगवाना है 3 मंथ्स का, डॉक्टर की कॉल आई थी, तो आप हो सके तो टाइम से आ जाना। उसने छोटा सा जवाब दिया। काशवी कुछ पल तक खड़ी उसे देखती रही। एक गहरी खामोशी पसरी थी इस दरमियान उनके बीच। आद्रिक ने एक भी बार ना उससे उसके बारे में कुछ पूछा, ना उसका हलवा टेस्ट किया था अभी तक। उसे कुछ बुरा लगा, लेकिन कुछ ना कहकर वो बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वो तैयार होकर रूम से बाहर आया और काशवी की गोद में अच्छ को देखा तो उसके पास जाकर प्यार से उसका सिर सहलाते हुए चूम लिया। डैडा जल्दी से आने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आज अच्छा हॉस्पिटल जाएगा डैडा के साथ घूमने। तब तक आप मम्मा के साथ खेलो, उन्हें ज़्यादा परेशान मत करना। ओके बेबी, वो उसका गाल सहलाकर बोला और फिर चला गया। अपने लिए मम्मा वर्ड सुनकर वो जैसे जमसी गई थी, आंखों के कोर कुछ गीले हो उठे। माँ शब्द का एहसास ही ऐसा होता है जिसे वो कब से महसूस तो कर रही थी, लेकिन असल मायने में ये हक तो उसे अब मिला था। मेरा बच्चा, मेरा अच्छू, उसने कसकर उसे अपने सीने में समेट लिया।
बिटिया लाओ, अच्छा बाबा को मुझे दे दो, मैं इसकी तेल मालिश कर देती हूँ, तब तक तुम भी कुछ देर आराम कर लो, फिर उसे नहला देंगे। उषा जी ने कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाया और अच्छ को उन्हें दे दिया और फिर वो आद्रिक के रूम में आई। वहाँ बिस्तर ठीक किया, नज़र टेबल पर गई जहाँ उसका लाया हुआ हलवा वैसे का वैसे ही रखा था। वो सामने वाल पर लगी आद्रिक और स्नेहल की तस्वीर के पास जाकर खड़ी हुई और स्नेहल के ऊपर हाथ फेरे। शायद यही सज़ा है मेरी, मैं इन्हें बहुत गलत समझती थी ना। आई एम सॉरी दी, मुझे लगता था प्यार व्हाट्सएप एक नाटक होता है लड़कों के लिए और आप फालतू में पागल हो इनके पीछे, लेकिन अब समझ में आ रहा है। जब जीजू आद्रिक जी की ये हालत देखती हूँ, आप नाराज़ तो नहीं होना मुझसे कि आपके जाते ही मैंने आपके प्यार को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। बस अच्छू के लिए सब किया है मैंने। दी, नहीं संभाला जा रहा कुछ भी। मैंने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश करती हूँ, पर मुझसे बात भी नहीं करते जब तक कोई काम ना हो। और आज तो मेरा बनाया हलवा भी नहीं खाया। अच्छी की माँ भले ही बन जाऊँ मैं, लेकिन शायद इनके मन में अपने लिए कभी थोड़ी भी जगह नहीं बना पाऊँगी, कभी नहीं। इतनी जल्दी तो नहीं हार मानती मेरी बहन। दी, वो भरी आंखों से पीछे पलटी तो स्नेहल मुस्कुराते हुए खड़ी थी। मेरा बच्चा, मेरी कासू इतना कुछ कर रही है अपनी दी के लिए, तो कैसे कुछ बुरा होगा। मेरे आद्रिक, नहीं अब वो तेरे हो चुके हैं ना। नहीं दी, आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए, ये हमेशा ही आपके थे और आपके ही रहेंगे। नहीं बेटा, अब आद्रिक पर सबसे ज़्यादा तेरा अधिकार है, तुझे ही संभालना है आद्रिक को। उन्हें पहले जैसा बनाना है। वो जीना ही भूल गए हैं, मेरे कहने से आगे तो बढ़ गए, लेकिन आज भी वहीं खड़े हैं। मुझे मेरे आद्रिक को खुश देखना है, मुस्कुराते हुए, ज़िंदगी जीते हुए, और ये सब बस तू कर सकती है। उन्होंने हमेशा तुझे एक बच्चे की नज़र से ही देखा है, भले ही तू उन्हें ना समझती रही हो, लेकिन वो तुझे मानते थे। और धीमे धीमे कोशिश करती जा, वो तेरी तरफ कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे आद्रिक किसी को परेशान नहीं देख सकते। लेकिन वक्त लगेगा, वक्त लगेगा उन्हें आगे बढ़ने में। उनकी यादों में हर वक्त साथ हूँ मैं, लेकिन तुझे उनके पास होना होगा, समझी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, कमज़ोर नहीं पड़ूंगी कभी भी। आप तो हो ना हमेशा हमारे साथ। हर वक्त हूँ, वो बोली और उसकी छवि धूमिल हो गई। कासवी ने गहरी सांस भरी और अपने आंसू साफ किए। मन ही मन कुछ सोचा उसने और वो हलवे की प्लेट उठाकर बाहर ले गई। आज वो 3 बजे ही घर आ गया, क्योंकि कासवी ने हॉस्पिटल जाने को बोला था, लेकिन इतनी शांति पसरी थी घर में कि उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अब आकर कासवी के रूम में देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। ये कासवी और अच्छ कहाँ चले गए, उसने मन ही मन कहा और फिर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। उसके बेड पर कासवी सोई हुई थी और उसी से लिपटा हुआ था अच्छ, लेकिन वो जाग रहा था और अपनी आंखों से टुकुर टुकुर इधर उधर देख रहा था। आद्रिक के कदमों की आहट पाकर उसने दरवाजे की तरफ देखा और खुश होकर हंसने लगा। जो देख आद्रिक भी मुस्कुरा उठा। उसने अपने नन्हे नन्हे पैरों से कासवी के पेट पर मारना शुरू किया, जैसे उसे जगा रहा हो। अबू अबू, हाँ, वो अपने मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था। बेटू, गलत बात, ऐसे परेशान नहीं करते किसी को। आद्रिक उसके पास आकर उसे गोदी में उठा लिया। उसकी आवाज़ सुनकर कासवी ने भी कुनमुनाकर आंखें खोल दी। आद्रिक को देखते ही वो झट से उठ बैठी। तुम यहाँ यहाँ क्यों सो रही थी? आद्रिक ने उस पर नज़र जमाए हुए पूछा। कासवी का उसके रूम में सोना उसे कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसके हिसाब से ये जगह आज भी स्नेहल की ही थी। क्यों, क्या? अच्छू ने कहा कि उसे डैडा के रूम में ही सोना है, तो मैं उसे यहीं ले आई। अब आप आ गए हैं तो जल्दी से रेडी होकर आती हूँ, तब तक आप अच्छू को भी रेडी कर दीजिए। इसके कपड़े मेरे रूम में होंगे, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से भाग गई। आद्रिक ने सिर झटका और अच्छ ने बड़ी शांति से आद्रिक के कंधे पर सिर टिका लिया था। क्या सच में ये संभाल लेगी मेरे अच्छ को? अपने जैसा ही खुरापाती बनाएगी मेरे शांत से बच्चे को? आद्रिक बुदबुदाया। कासवी उसके कपड़े ले आई और आद्रिक ने एक कंफर्टेबल सी टी शर्ट और जीन्स पहना दी अच्छ को। कुछ देर में कासवी भी रेडी होकर आ गई। उसने ब्लू टॉप और पिंक स्कर्ट पहनी थी, बालों की पोनीटेल बनाए हुए था
और थोड़ा बहुत मेकअप, सिंदूर जरा सा भी नहीं लगाया था उसने, क्योंकि अभी तक उसकी मांग ही कहाँ भरी थी आद्रिक ने। बस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से साइन ही तो किया था पेपर्स पर। ये इतना बड़ा बैग क्यों लिया है? उसके हाथ में बैग देखकर काशवी ने पूछा। अच्छे का सामान है इसमें, उसने सीधा जवाब दिया। तो आगे वो कुछ भी नहीं बोली और उसके पीछे पीछे अच्छ को लेकर चल दे। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।